नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी के आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में धन, संपत्ति और पैसे का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की जीवनचर्या ही धन से शुरू होती है और हर व्यक्ति पैदा जब से होता है और जब तक उसका जीवन लीला समाप्त नहीं हो जाता है तब तक कहीं ना कहीं धन की जरूरत पड़ती है। और ये साधारण सा प्रश्न होता है, हर व्यक्ति अपने धन संपत्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आखिर आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग बनेंगे जिनकी वजह से धन संपत्ति की कमी ना हो। तो जैसा कि देख सकते हैं, द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश, ये वो भाव हैं जिनको लेकर के हम धन संपत्ति की चर्चा करते हैं ज्योतिष में, कि द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव अगर व्यक्ति का मजबूत है, अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, स्वराशि का हो, तो ऐसे ग्रह ऐसे भाव अगर मजबूत हैं तो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में रहता है, बहुत धनवान होता है। और धन के कारक गुरुदेव हैं, बृहस्पति भगवान हैं। तो और अगर शुभ शुक्र हैं आपकी कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। और इन सारे भावों के साथ साथ यदि हम लग्न को देखें, लग्न यानी कि प्रथम भाव, प्रथम भाव में ये देखा जाता है कि आपके लग्न का मालिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यदि लग्न का मालिक केंद्र या त्रिकोण में जाके बैठता है तो व्यक्ति को धनवान बनाता है, भाग्यवान बनाता है। तो ये सारी चीजें हैं। लग्नेश की जो विभिन्न भावों में स्थिति होती है वो इस बात को इंगित करती है कि व्यक्ति किस प्रकार के प्रयास से धन कमाएगा और कैसे परिणाम आएंगे, और किस दिशा में अगर वो जाएगा तो धन कमाने में सफल होगा। दूसरे भाव की अगर हम चर्चा करें, दूसरा भाव धन का भाव होता ही है, जो कि ये भाव होता है। दूसरा भाव धन का भाव होता है। धन के साथ साथ परिवार का भी भाव होता है, यानी कि कुटुंब का भाव होता है, और परिवार के साथ साथ वाणी का भी भाव होता है। तो दूसरे भाव के साथ साथ हमें द्वादश भावों की भी देखना चाहिए कि अगर आपका लाभ भाव मजबूत है, धन भाव ठीक है, तो आप कहीं व्यय भाव ऐसा ना हो कि आप अनर्गल चीजों में व्यय करते हो। तो इसलिए जातक को 12वें भाव को भी देखना चाहिए। जातक धनवान है, इसका मतलब कंजूस भी हो सकता है। और 12वां भाव जातक का धन का व्यय किस प्रकार करता है, या करता भी है अथवा नहीं करता है। यदि 12वां भाव पीड़ित है तो व्यक्ति को क्रूर बना देता है, और क्रूर के साथ साथ व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। अब हम चतुर्थ भाव की बात करें। चतुर्थ भाव यानी कि इसको सुख भाव भी बोलते हैं। सुखों की जरूरत, कौन कौन से सुखों की आवश्यकता पड़ती है हमारे जीवन में? भूमि, भवन और वाहन। चतुर्थ भाव से माता को भी देखा जाता है, क्योंकि भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, गुप्त धन, लक्ष्य गुप्त या संरक्षित गुप्त धन, ये सारी चीजों को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव यदि पीड़ित है तो व्यक्ति को क्रोधी बना देता है, और क्रोधी के साथ साथ निर्दयी बना देता है। उसके हृदय में ममता नहीं होती है और विषयों को ले सके आसक्त हो जाता है। यदि चतुर्थ भाव बली है तो जातक के पास सदैव संरक्षित धन होगा, यानी कि उसके पास
बैंक बैलेंस होगा। लग्न एवं चतुर्थ का जब संबंध बनता है तो ऐसा, जैसे लग्न और चतुर्थ भाव का जब संबंध बनता है तो महाधनी योग बनाता है। अब धन की प्राप्ति की दिशा की अगर हम बात करें तो दशमेश द्वारा इंगित दिशा से आय की प्राप्ति होती है। यदि दशमेश जिस दिशा में हो और उस जिस भाव में हो और उस भाव के स्वामी अगर हो जिस भाव में, उससे संबंधित जो है दिशा को देखा जाता है। जैसे कि अगर दशमेश सूर्य की राशि में हो तो व्यक्ति पूर्व की दिशा में जाए और काम करे तो वहाँ से धन मिलेगा। शुक्र अगर हो तो दक्षिण पूर्व दिशा में व्यक्ति को धन कमाने में सफलता मिलेगी। और अगर मंगल हो तो दक्षिण दिशा में धन की प्राप्ति होती है। लेकिन राहु और केतु हो तो दक्षिण पूर्व दिशा में धन की प्राप्ति होती है। शनि यदि हो दशमेश की राशि में राशि स्वामी, तो वो जो है पश्चिम दिशा में जाए, व्यापार करे, चाहे जो करे उससे धन की प्राप्ति होगी। अगर चंद्रमा है तो पश्चिम उत्तर की दिशा में, बुध हैं तो उत्तर की दिशा में, और गुरु हैं तो उत्तर पूर्व की दिशा में धन की प्राप्ति का योग होगा। अब अगर इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर हम पंचम भाव को देखें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का, पंचम भाव होता है संतान का, पंचम भाव होता है शिक्षा का, पंचम भाव होता है संतान का। तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति जो है शिक्षा के द्वारा भी हो सकती है और संतान के द्वारा भी हो सकती है। और पंचम भाव धर्म त्रिकोण होता है, 1, 5 और 9 धर्म त्रिकोण होता है। तो व्यक्ति का अगर धार्मिक प्रवृत्ति का है या किन ग्रहों की स्थिति बनती है पंचम में, उसी तरह की प्रवृत्ति बन जाती है व्यक्ति की। अब अगर आ गए हम नवम भाव में, नवम भाव होता भाग्य का भाव या फिर पिता का भाव। ऐसे लोगों को भाग्य का भी साथ मिलता है और पैतृक जो है संपत्ति में उनको जो है धन की प्राप्ति होती है। और अगर हम 11th हाउस यानी कि जो है लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव में अगर आपका लाभेश मजबूत है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या लाभ भाव अगर व्यवस्थित है तो आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और ना ही कभी आप धन की कमी से जूझेंगे। तो कुल मिला के आप ये जान लीजिए कि यदि आपकी कुंडली में इस तरह के भाव बन रहे हैं तो आप जो है जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करेंगे। अब कुछ सूत्र और देख लेते हैं, जैसे कि पहला सूत्र ये है पंचमेश पंचम भाव में, पंचमेश पंचम भाव में और एकादशेश एकादश भाव में अगर होते हैं तो व्यक्ति को जो है धनी बनाते हैं। पंचमेश यानी कि ये पंचम भाव है और ये एकादश भाव है। पंचमेश यदि पंचम भाव में हो और एकादशेश यदि एकादश भाव में हो तो व्यक्ति को जो है धनी बनाते हैं। और शुक्र यदि पंचम में होकर के पंचम में और मंगल यदि स्वग्रही होकर के एकादश में होते हैं तो यह योग जो है मकर और मिथुन लग्न पर लागू होता है। दूसरा, मंगल पंचमेश होकर पंचम में और स्वग्रही शुक्र एकादश में, तो यह योग कर्क और धनु के लिए अच्छा होता है। पंचमेश यदि बुध हैं, पंचमेश यदि बुध हैं और पंचम भाव में बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ जो है छठवीं राशि या तीसरी राशि लिखी है और यहाँ बुध बैठे हैं, पंचम में होकर बैठे हैं और बृहस्पति मंगल और चंद्रमा एकादश भाव में हो, गुरु मंगल व चंद्रमा यहाँ पर हो तो यहाँ गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग भी बना रहे हैं।
तो बृहस्पति स्वग्रही हो, तो बृहस्पति स्वग्रही हो तो चाहे यहाँ 9वीं राशि लिखी हो चाहे 12वीं राशि लिखी हो। अब 3 से अगर हम जोड़ेंगे 3 4 5 6 7 8 9, अगर 6 से जोड़ेंगे तो 12वीं राशि होगी। तो कुल मिला के ऐसा योग जो है वृषभ एवं कुंभ लग्न की कुंडली पर लागू होता है। पंचमेश यदि चंद्रमा हो और पंचम में हो और स्वग्रही होकर शनि एकादश में हो तो यह भी जो है धन के लिए अच्छा योग माना जाता है। इसी तरह से तमाम सारे योग हैं जिनकी चर्चा हमें जब हम किसी की पत्रिका को देखते हैं तो उसमें हम करते हैं। तो आप भी अपनी पत्रिका को खोलिए और देखिए कि क्या ये सारी योग आपकी लग्न कुंडली में हैं। तो आप भी अपनी पत्रिका को खोल करके देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।